अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हमारा चौथा लेक्चर है। वैसे पांचवा है लेकिन फर्स्ट लेक्चर चूँकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और हमने उसमें पढ़ा नहीं था, तो इसलिए ये लेक्चर जो है वो फोर्थ लेक्चर है। ठीक है। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एंड क्लोजिंग अ चार्ज। उसके बाद हम गॉसेस लॉ का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है। तो मैं वीडियो प्ले करने लगी हूँ। आप वीडियो देखें, गौर से सुने उसे, उसके पॉइंट्स नोट करें। फिर उसके बाद जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। मैं वीडियो प्ले करने लगी हूँ, गौर से सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इंक्लोजिंग ए चार्ज। हमने फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है थ्रू ए क्लोज सरफेस जिसके सेंटर में क्या हो, चार्ज हो। जो सरफेस में कंसीडर करता हूँ एक स्फीयर की फॉर्म में कर लेता हूँ जिसके सेंटर में क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट होंगी जो इस स्फेरिकल बॉडी में से क्या करेंगी, पास करेंगी, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होने वाले फ्लक्स को हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है दैट वन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया ए। हमारी जो स्फेरिकल सरफेस है वो कर्व्ड है और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये रिलेशन कर्व्स सरफेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस कर्व सरफेस को फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट करना है। जी, लास्ट टाइम जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था उसमें आपने देखा था कि जो हमने ये रिलेशन लिखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, इसके अंदर जो हमने एरिया डील किया था वो फ्लैट सरफेस थी। ठीक है। अब हम कर रहे हैं एक कर्व्ड सरफेस ले रहे हैं। ऐसी सरफेस जो फ्लैट नहीं है, कर्व्ड है। वो स्फेरिकल फॉर्म में भी हो सकती है या कोई रैंडम फॉर्म में भी हो सकती है। तो कोई भी कर्व्ड सरफेस हो या कोई भी ऐसी सरफेस हो जो फ्लैट ना हो, उसको पहले हम फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब एक कर्व्ड सरफेस को फ्लैट सरफेस में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? ये हमने थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते थे कि कर्व्ड पाथ था, तो उसको हम स्ट्रेट बनाने के लिए क्या करते थे, छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते थे। ठीक है। पैचेस इतने छोटे थे कि हर पैच जो है वो फ्लैट या स्ट्रेट ही कंसिडर होता था। ठीक है। तो यही काम हमने यहाँ करना है। कर्व्ड सरफेस है तो हम इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे। पैचेस इतने छोटे होंगे कि हर पैच जो है वो एज अ फ्लैट पैच एक्ट करेगा। ठीक है। जब ये काम हो जाएगा, हमारे पैचेस बन जाएंगे, फ्लैट सरफेसेस बन जाएंगी छोटी छोटी, तो हम हर फ्लैट सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स निकालेंगे अलग अलग। जब उसको हम सम कर लेंगे तो इस पूरी सरफेस के अराउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है। ये तरीका आपको समझ आ गया? अब मैं वीडियो प्ले करने लगी हूँ, देखें कि किस तरह करेंगे। मैं इसको फ्लैट बनाने के लिए क्या करता हूँ, इस स्फीयर की सरफेस को पैचेस में डिवाइड कर देता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फुटबॉल की सरफेस जो है वो पैचेस में डिवाइड होती है, इसी तरह इस सरफेस को भी पैचेस की फॉर्म में क्या कर लें, कंसीडर कर लें, जिसके एक पैच के एरिया की वैल्यू डेल ए है, मैग्नीट्यूड उसका। और अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वेक्टर एरिया इसका जो है इस सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। Total surface of the sphere is divided into small patches having magnitude del A1, del A2, del A3 up to del N। क्योंकि जी, ये इसने क्या किया है कि एन स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया अपनी सरफेस को और उनको डेल्टा ई से रिप्रेजेंट कर दिया। फर्स्ट पैच है तो डेल्टा E1, सेकंड पैच है तो डेल्टा A2 और nth पैच है तो डेल्टा AN। ठीक है। और इन सब के जो यूनिट वेक्टर हैं वो कैसे होंगे, कल मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर किस तरह से हम लेंगे, नॉर्मल एंड आउटवर्ड। तो हर पैच का यूनिट वेक्टर जो है वो नॉर्मल होगा और उस सरफेस के, उस फ्लैट सरफेस के आउटवर्ड होगा। ने ऑलराइट। तमाम सरफेस को जो है एन नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड किया है, जिसमें से एक पैच मैंने यहाँ पे डेल ए एरिया का मेंशन कर दिया है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम एरिया को लिखेंगे डेल A1, डेल A2, डेल A3 अप टू
del A n. Now the electric field intensity through each area is E1, E2, E3 and E1. del A1 एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होगी वो E1 होगी, del A2 एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो E2 होगी, इसी तरह del AN से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो del EN होगी। जी, अब क्या कह रहे हैं, एरिया में हमने डिवाइड कर दिया, अब हम कह रहे हैं कि हर एरिया के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है, फर्स्ट पैच है तो E1, सेकंड पैच है तो E2 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑलराइट। यहाँ पे अगर मैं मेंशन करूं तो सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली बाहर निकलेंगी तो वेक्टर एरिया के क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। वेक्टर ए सरफेस का वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होंगी तो हमारे पास जो एंगल थीटा बनेगा उसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट में हम हर एरिया में से फ्लक्स कैलकुलेट। अच्छा यहाँ उसने क्या बात की हुई है, अच्छा जब चार्ज स्फेरिकल होता है ना तो ऑब्वियसली उससे हर तरफ से लाइंस ऑफ फोर्स एमिट होंगी। ठीक है, तो आप जो भी पैच लेंगे उससे लाइन ऑफ फोर्स जो है वो आउटवर्ड ही निकल रही होगी। पॉजिटिव चार्ज है ना, आउटवर्ड निकल रही होगी और नॉर्मल होगी। तो चूंकि हमारा यूनिट वेक्टर भी आउटवर्ड एंड नॉर्मल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर एरिया इन दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और जब पैरेलल होंगी तो इनके बीच में एंगल जो है वो 0 होगा। तो अब हम जो है ये कॉन्सेप्ट यूज करके तो हर पैच के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने लगे हैं। करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हर पैच में से सिंपली इंडिविजुअली ई डॉट ए का रिलेशन लगा के फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और तमाम एरियाज के फ्लक्स को बाद में सम अप कर लेंगे। तो मैं कंसीडर करता हूं फाई ई इज द टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, जिसमें फाई वन जो है वो फ्लक्स है थ्रू द एरिया ए वन एंड फाई टू इज द फ्लक्स थ्रू द एरिया ए टू। इसी तरह फाई एन जो है वो फ्लक्स की वैल्यू है थ्रू द एरिया डेल ए एन। तो यहाँ पे फाई वन फाई टू फाई थ्री की वैल्यूज सब्सिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा ई वन डॉट डेल ए वन प्लस ई टू डेल डॉट ए टू। इसी तरह बाकी तमाम के फ्लक्सेस की वैल्यू भी लिखी जा सकती हैं। हमारे इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और वेक्टर एरिया ए एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आती थी, 0 आती थी। तो इस रिलेशन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ई वन डॉट डेल ए वन जो है इज इक्वल टू डेल ई वन डेल ए वन इंटू कॉज ऑफ थीटा। अब थीटा हमारे पास क्या है, 0, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई इंटू डेल ए वन। तो तमाम पैचेस के दरमियान हर पैच जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और उसके वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल 0 ही बनेगा, इसलिए तमाम को इस फॉर्म में क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब क्योंकि चार्ज स्फीयर के सेंटर में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सरफेस के ऊपर जो है वो सेम होगी हर एरिया के लिए। तो मैं E1, E2, E3 की वैल्यूज को जो है वो सेम कंसिडर कर सकता हूं। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये सेम क्यों कहा है उसने? देखिए चार्ज सेंटर में रखा है और उसके बाहर जो सरफेस है, जो स्फीयर बना हुआ है, वो उसका हर पैच जो है वो उस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर मौजूद होगा। ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस पर ही होगा ना, क्योंकि स्फेरिकल फॉर्म है ना, रैंडम शेप तो नहीं है। तो उस चार्ज से हर पैच का डिस्टेंस जो है वो एक जितना होगा। इसकी मिसाल आप रेडियस से समझ लें, किसी भी स्फेयर के सेंटर से जिसके सरफेस तक का डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है। और आपको ये भी पता है कि स्फेयर के या सर्कल के रेडियस बराबर होते हैं। तो आप ये समझ लें कि जिस तरह रेडियस बराबर होते हैं उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी हर पैच के अक्रॉस सेम होगी। तो हम E1 कहें, E2 कहें, E3 कहें, EN कहें, ये सारी वैल्यूज जो हैं बराबर होंगी। तो इन सबको जनरली हम E कह देंगे। ठीक है, और जितने भी अब ये सबस्क्रिप्ट के साथ E मौजूद थे उनको हम रिप्लेस कर देंगे E से। इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। और चार्ज इसके क्योंकि सेंटर पे पड़ा है तो सरफेस के ऊपर हर पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज Q जो है वो क्या होगी, सेम होगी। तो मैं इस E1, E2, E3 की जगह क्या है, E लिख सकता हूं।
और अब हर एक पोर्शन में ई आर है, तो इसे क्या किया जा सकता है, कॉमन लिया जा सकता है। तो हमारे पास ब्रैकेट्स के अंदर आ जाता है एरिया डेल A1 A2 A3 एंड A1। ये एक्चुअली क्या है, हमने सरफेस को, स्फेरिकल सरफेस को पैचेस में डिवाइड किया था, तो ये तमाम पैचेस के एरियाज का क्या है, सम है, जिसे मैं कह सकता हूं इट इज द टोटल एरिया ऑफ द स्फेयर, जो किसके बराबर होता है, 4πr²। जी, अब ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं कि जो पैचेस के एरियाज हैं वो इकट्ठे होकर सम अप हो रहे हैं। तो आप हर पैच का एरिया जब इकट्ठा कर लोगे, उसको सम कर लोगे, तो क्या बनेगा, टोटल स्फेयर का एरिया बन जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। आर क्या है, स्फेयर का रेडियस, और यहाँ पे हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। 4π से कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्र से कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस जो कि स्फेरिकल शेप की है, वो किसके बराबर आ जाता है, Q/ε0, वेयर Q इज द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्फेरिकल सरफेस। हम यहां से रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, मैं अगर एक फिगर कंसिडर करूं जिसके अंदर ये पोर्शन जो है बिल्कुल वही है, क्यू चार्ज जो है सेंटर में प्लेस है, किसके, एक सफेयर के, और इस स्फेरिकल सरफेस को हमने इनक्लोज कर दिया है एक इरेगुलर शेप की क्लोज सरफेस के अंदर। तो फिगर मुझे ये क्लियरली शो कर रही है कि फ्लक्स थ्रू दी स्फेयर एंड फ्लक्स थ्रू दी क्लोज सरफेस जो है उसकी वैल्यू क्या है, सेम। क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो नंबर ऑफ लाइंस जितनी इस स्फेयर में से पास कर रही हैं उतनी ही इस क्लोज सरफेस में से पास कर रही हैं। तो यहाँ जी, ये एक और चीज, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एक तो आपने पीछे फॉर्मूला देख लिया ना, क्या निकला, Q/ε0। तो कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो जिसके अंदर चार्ज प्लेस किया हो, उसके अंदर फ्लक्स क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय ε0। ठीक है, अब एक और रिजल्ट है, ये जो पीछे अभी स्फेयर हमने डिस्कस किया है, स्फेयर को हमने एक और रैंडम सरफेस के अंदर रख दिया है। तो आप देख रहे हैं कि जितना फ्लक्स स्फेयर में से पास कर रहा है उतना ही इस रैंडम शेप में से पास कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि Q/ε0 जो कि हमने स्फेयर के लिए कैलकुलेट किया था, वो इस रैंडम शेप के लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इसमें से भी तो उतना ही फ्लक्स गुजर रहा है ना, दोनों का फ्लक्स बराबर है। तो इसलिए जो फॉर्मूला स्फेयर के लिए है वही फॉर्मूला इस शेप के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि शेप चाहे कोई भी हो, स्फेयर हो, रेक्टेंगल हो, सॉरी रेक्टेंगल तो 2 डायमेंशनल शेप होती है, स्फेयर हो, कोई भी कर्व्ड सरफेस हो, कोई रैंडम शेप हो, कोई भी सरफेस आप ले लें, फ्लक्स जो है वो हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, Q/ε0 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और ये आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द से ऑब्जेक्ट। रिजल्ट क्या निकाला जा सकता है, द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द shape and geometry of the closed surface, whereas it depend upon the medium and the charge enclosed by the closed surface. Thank you. जी, तो ये हमारे रिजल्ट थे। ठीक है, यहाँ से ये जो रिजल्ट मैंने लास्ट में आपके साथ डिस्कस किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपने याद। जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं गॉसेस लॉ। एप्लीकेशंस हम कल डिस्कस करेंगे, आज सिर्फ हम गॉसेस लॉ की जनरल डेफिनेशन और उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मैं वीडियो प्ले करने लगी हूँ, आपने इसको देखना है, सुनना है, और फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। गॉसेस लॉ जो है ये एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। जैसे कि आपको याद होगा कि कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया था एक चार्ज क्यू का, जो कि पॉजिटिव चार्ज क्यू था, और एक सफेयर के अंदर जो कि क्लोज सफेयर था उसके अंदर उसके सेंटर पर पड़ा था। तो हमने कहा था कि जब भी कोई क्लोज्ड बॉडी हो, क्लोज्ड बॉडी और रेगुलर शेप में हो, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा जो है 1/ε0 जिस मीडियम के अंदर वो है इनटू जो चार्ज उसके अंदर क्लोज है उसके बराबर होता है। सिमिलरली आज इसी से मिलती जुलती एक एप्लीकेशन और है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, जिसे हम लोग गॉसेस लॉ कहते हैं। गॉसेस लॉ ने ये कहा कि गॉसेस लॉ में ये ज़रूरी नहीं है कि जिस सरफेस के अंदर चार्ज क्लोज्ड हो वो रेगुलर शेप में हो, कोई भी इरेगुलर शेप की, लेकिन क्लोज्ड बॉडी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, लेट्स से कि अगर मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास इरेगुलर शेप की एक बॉडी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, Q1 है, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn तक चार्जेस हैं, तो इस पूरी की पूरी सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो मैं इस तरह से मालूम कर सकती हूँ कि मुझे इसके लिए इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो
अच्छा, अभी पिछले केस में आपने क्या देखा कि एक कर्व्ड सरफेस थी, ठीक है, और उसके अंदर एक ही चार्ज एनक्लोज था और आपने उसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना था। तो आपने क्या किया, सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लिया, फ्लैट पैचेस में, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला लगाकर उसको कैलकुलेट किया। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास कोई स्फेरिकल शेप होगी, स्फेरिकल होगी या कोई भी कर्व्ड शेप होगी, उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस एनक्लोज होंगे। पहले एक चार्ज एनक्लोज था, बहुत सारे चार्जेस एनक्लोज होंगे। तो अब इसमें हमें दो काम करने पड़ेंगे, एक वही कि सरफेस को पैचेस में डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन ये काम चूंकि हम पहले कर चुके हैं और हमने देखा था कि रिजल्ट सेम है, शेप कोई भी हो, तो इसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लेंगे। तो अब दूसरा काम हमारा कौन सा रह गया है, दूसरा काम ये रह गया है कि हर चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा वो कैलकुलेट करेंगे, उसको सम करेंगे, तो टोटल चार्ज एनक्लोज जो हुआ हुआ है सरफेस के अंदर, उसकी वजह से आपको फ्लक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड मैंने आपको बता दिया, अब देखते हैं इसको कैसे करना है। काम ये है कि मुझे सपोज करना पड़ेगा, लेट्स ये कि ये हमारी इरेगुलर शेप की एक बॉडी थी और ये हमारा चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, और इस तरह से करते करते ये मेरे पास एक Qn चार्ज है। मैं ये सपोज कर लेती हूँ कि हर चार्ज के अराउंड मेरे पास जो है इस इरेगुलर बॉडी के अंदर हर चार्ज के अक्रॉस जो है एक रेगुलर सफ़ेद टाइप की एक ना सरफेस है। इस तरह से मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि हर चार्ज के जो है हर चार्ज के अराउंड एक रेगुलर टाइप की हमारे पास सफ़ेद की तरह का एक सरफेस है जिसके अंदर ये चार्ज क्लोज्ड है। इस तरीके से हम लोग गॉसेस लॉ को प्रूव करने के लिए कि गॉसेस लॉ फिर है क्या, उसके लिए हर इरेगुलर शेप की जो बॉडी होती है उसके अंदर लातादाद जो है हमारे पास चार्जेस होते हैं। हम ये काम करते हैं कि उस इरेगुलर बॉडी के अंदर जो लातादाद चार्जेस हैं हर चार्ज के अक्रॉस हम एक क्लोज बट रेगुलर बॉडी जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ सफ़ेयर है, सफ़ेयर जो है एक रेगुलर शेप की जो है एक क्लोज बॉडी है, तो उसे मैंने यहाँ पर Q1 चार्ज, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn तक जो है सपोज कर लिया। अब आपको पता है कि जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में काम किया था कि अगर हमारे पास कोई एक सफ़ेयर हो और उसके सेंटर पर कोई एक चार्ज Q हो, तो इस सिचुएशन में इस चार्ज Q की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि इसकी कोई ना कोई तो फील्ड होती है ना, और इसकी फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बताया कि यहाँ पर हमारे पास जो Q है Q पॉजिटिव चार्ज है। अब चूंकि Q पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो फील्ड होगी उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। किसी भी पॉइंट पर किसी भी चार्ज की फील्ड की इंटेंसिटी को बताने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूज करते हैं, जिसकी डायरेक्शन को हम लोग एक एरो हेड से रिप्रेजेंट करते हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब ये इस चार्ज से निकल रही है तो जाहिर सी बात है ये इस सरफेस के ऊपर पड़ रही है। इस सरफेस के ऊपर से पास करने की वजह से इस पूरी की पूरी सरफेस पे एक फ्लक्स इंड्यूस हो जाता है जिसे हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से जो है प्रोड्यूस हुआ है। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये भी एक चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके से फील्ड आएंगी और इसकी वजह से यहाँ पर भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा जिसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। इसी तरह अच्छा जी, क्या हो रहा है देख रहे हैं ना आप, जैसे हमने पिछले आर्टिकल में देखा था कि हर चार्ज से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं और वो सरफेस में से पास कर रही हैं, उसी तरह यहाँ पे सरफेस तो नहीं है लेकिन हमने हर चार्ज को स्फेरिकल अज्यूम कर लिया है, ठीक है, और हर चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एमिट हो रही हैं। तरह जितने भी आपके पास चार्जेस होंगे आप ये इसी तरह से ये काम करते चले जाएंगे तो आपके पास जो है वो फ्लक्स प्रोड्यूस होता चला जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इस सरफेस में से पास कर रही है इस चार्ज की वजह से। तो जब भी फील्ड लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी भी सरफेस से पास करती है तो उस सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंड्यूस कर देती है। जैसा कि हम लोगों ने कल ये समझा था कि अगर ये एक सरफेस है तो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमेशा 1/ε0 इनटू वो चार्ज है जो इसके अंदर क्लोज्ड है। अब इसके अंदर Q1 क्लोज्ड है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो जाएगा। सिमिलरली इस इरेगुलर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो चार्जेस है और हर चार्जेस के अराउंड एक सरफेस है, एक रेगुलर सरफेस है, तो हर रेगुलर सरफेस का अपना कोई ना कोई फ्लक्स होगा। लेट्स से कि मैं ये कहती हूँ मेरे पास यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए इस चार्ज Q1 के लिए, तो इस चार्ज Q1 के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा 1/ε0 इंटू Q1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ये कहूँ कि जो चार्ज Q2 है इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है इस इरेगुलर बॉडी के अंदर, तो वो 1/ε0 इंटू Q2 आ जाएगा। इसी तरह अगर मुझे इस चार्ज Q3 के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो उसे 1/ε0 इंटू Q3 लिख सकती हूँ। और इसी तरीके से ये काम करते करते मैं एक चार्ज n तक पहुंच जाती हूँ जिसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस चार्ज Qn का 1/ε0। एप्सिलॉन जो है ये परमिटिविटी ऑफ स्पेस है, यानी जिस मीडियम के अंदर आप काम कर रहे हैं इससे रिलेटेड है। यहाँ पर मुझे Qn लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से करते करते मैं डिफरेंट चार्जेस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लेती हूँ। जी,
तो ये वही तरीका कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया था कि हर चार्ज के गिर्द हम क्या करेंगे, अलग अलग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे हर चार्ज की वजह से। ठीक है, तो अगर Q1 है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसको हमने phi1 कह दिया, और वो क्या होगा Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह चार्ज 2 की वजह से Q2 ओवर एप्सिलॉन नॉट एंड सो ऑन। तो nth चार्ज तक जब हम पहुंचेंगे तो फ्लक्स क्या हो जाएगा Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो इसको सम अप कर देंगे। अब चूंकि मुझे इस इरेगुलर बॉडी का इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए ना, तो उसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि मैं कह देती हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इस तरीके से कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज 1 का प्लस चार्ज 2 का प्लस चार्ज 3 का एंड सो ऑन, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है चार्ज नंबर n तक का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हर चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एडअप होकर इस पूरी की पूरी इरेगुलर बॉडी का टोटल फ्लक्स बता देता है। अगर मैं इसे इस तरह से लिखूँ कि अब जो मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा, यहाँ पर टोटल फ्लक्स है वो 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Q3 प्लस ऑन और Qn तक 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn, यानी कि ये हमारे पास n वाले चार्ट का जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब चूंकि हमारी जो परमिटिविटी ऑफ स्पेस है ये तो हमारा मीडियम सेम ही रहता है, इसलिए अगर मैं इसे कॉमन ले लूँ और अंदर के सब चार्जेस को Q1 को प्लस Q2 प्लस Q3 सो ऑन Qn तक एडअप कर लूँ और एडअप करने के बाद कहूँ कि ये कैपिटल चार्ज Q है जो कि उस इरेगुलर बॉडी के अंदर मौजूद है, तो अब मेरा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा उस इरेगुलर बॉडी का वो होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। अच्छा जी, तो जब हमने फ्लक्स को टोटल किया तो उसमें से कांस्टेंट जो था एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट वो कॉमन आ गया, और अंदर क्या रह गया Q1 प्लस Q2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Qn। तो अगर आप सरफेस के अंदर मौजूद सारे चार्जेस को सम करें तो क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो लेट्स से हम उसको कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो इस सम को हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल Q से। तो अब टोटल फ्लक्स ड्यू टू a number of charges या ड्यू टू टोटल चार्ज कैपिटल Q is 1 over epsilon naught times कैपिटल Q। ठीक है, यानी कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला काम जो है ये हमारे कल वाले काम से मैच है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये आता है कि ये गॉसेस लॉ जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एप्लीकेशन में आता है। गॉसेस लॉ जो है ये कहता है कि अगर कोई इरेगुलर बॉडी हो और उस इरेगुलर बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हों तो उस इरेगुलर बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमेशा 1 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज जो उसके अंदर क्लोज्ड है उसके प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है। तो ये हमारा गॉसेस लॉ था। जी, यही गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट है कि अगर किसी सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज हुआ है, चाहे वो छोटे छोटे फॉर्म में जैसे यहाँ पे था Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन, या फिर वो कंबाइन फॉर्म में है, जो भी है, अगर किसी सरफेस के अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है तो उसमें से जो फ्लक्स है दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला व्हिच इज गॉसेस लॉ। ठीक है, एक चीज आपने याद रखनी है कि जब भी हम गॉसेस लॉ पढ़ते हैं ना तो हम हमेशा यूज करते हैं एनक्लोज्ड चार्ज, यानी कि चार्ज जो है इट मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। अगर चार्ज किसी सरफेस के बाहर पड़ा होगा तो उस पर गॉसेस लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, या अगर अप्लाई भी होगा तो जो हमारा इनक्लोज चार्ज है Q जो है उसकी जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि चार्ज सरफेस के अंदर नहीं है, इनक्लोज नहीं है। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट है कि आपने याद रखना है कि गॉसेस लॉ में एनक्लोज्ड चार्ज की बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर खाली चार्ज लिखा होता तो वो कोई भी चार्ज होता, लेकिन गॉसेस लॉ में एनक्लोज्ड चार्ज का जिक्र है, तो चार्ज एनक्लोज्ड होगा तभी हम ये वाला फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हैं। आगे से मजीद गॉसेस लॉ की भी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि ये अच्छा, वैसे तो एप्लीकेशंस हमने कल करनी थी, लेकिन अभी जो मैंने पॉइंट आपको बताया है कि चार्ज इनक्लोज होना चाहिए, तो इसी पॉइंट को क्लियर करने के लिए हम फर्स्ट एप्लीकेशन आज पढ़ लेते हैं, बाकी दो एप्लीकेशंस जो हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है ना आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो अभी मैंने बताया है ना ये समझने में आसानी हो जाएगी। तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं।
एक इमेज देख सकते हैं आप, ये एक इरेगुलर बॉडी है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं, तो हर चार्जेस की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से जो सरफेस होती है इसे हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं, और इस जी, सरफेस का जो इलेक्ट्रिक एक और फ्लक्स अहम बात, एक और अहम बात, एप्लीकेशंस हम पढ़ रहे हैं ना, उसमें हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। तो गॉसेस लॉ अप्लाई करने के लिए एक बहुत अहम चीज़ है, वो है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है जिसको हम अपनी आसानी के लिए ड्रॉ करते हैं, अपनी प्रॉब्लम को आसान करने के लिए। अभी पीछे आपने देखा था ना कि हमने एक रैंडम शेप के अंदर स्फेयर रखा था, तो जो स्फेयर में से फ्लक्स पास कर रहा था वही उस शेप में से पास कर रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक कॉम्प्लिकेटेड शेप है तो हम अपनी प्रॉब्लम को आसान करने के लिए एक सिंप्लीफाइड शेप ले सकते हैं और उसके अंदर से फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जो इमेजिनरी शेप है, सिंप्लीफाइड शेप है, उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं, ठीक है। गॉसियन सरफेस के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे, वही जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पूरी शेप की वैल्यू आपको देगा, राइट। सॉरी, ये थोड़ा सा मूव हो गया है। पूरी सरफेस का जो है वो टोटल फ्लक्स बताते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस पूरी की पूरी सरफेस का हमेशा 1/ε0 इनटू चार्ज, जो उसके अंदर क्लोज्ड है, सारे के सारे चार्जेस का जो एडिशन चार्ज कैपिटल क्यू चार्ज है उसकी प्रोडक्ट के इक्वल है। इसकी कुछ एप्लीकेशंस है जिनमें से फर्स्ट एप्लीकेशन हम ये वाली करते हैं। लेट्स से कि मैं ये कहती हूँ कि जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसमें हम लोग करते हैं कि हम डिटर्मिनेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ई। ई जो है हम लोग ई को फाइंड आउट करते हैं inside a hollow charged sphere या charged surface कह लें। आप चार्ज सरफेस भी कह सकते हैं और जी, क्या एप्लीकेशन है हमारी? फर्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड सरफेस। समझ लें, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमने किसमें से? हॉलो। हॉलो मतलब खाली, जिसके अंदर कुछ भी ना हो। तो हमारे पास चार्ज स्फीयर भी कह सकते हैं। हमारे पास एक ऐसी सरफेस होगी जो हॉलो होगी, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, चार्ज भी नहीं होगा। फिर हॉलो के बाद लिखा हुआ है चार्ज्ड, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हॉलो भी और चार्ज्ड भी, इसका मतलब क्या है? हॉलो का मतलब तो हो गया कि अंदर से खाली है, चार्ज का मतलब है कि उसकी सरफेस के ऊपर जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, यानी कि अंदर नहीं है, चार्ज अंदर नहीं है बल्कि सरफेस के ऊपर, यानी कि बाहर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन हम अब करने लगे हैं कि एक स्फेयर होगा या कोई सरफेस होगी जिसकी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, बट इनसाइड वो सरफेस जो है वो हॉलो है। ओके, चलिए। लेट्स से कि मुझे ई को डिटरमिन करना है। अगर तो मैं सफ़ेयर की बात करूँ, अगर लेट्स से मैं होलो का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक सफ़ेयर है इस तरीके से और इसके ऊपर चार्ज मौजूद है, लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि इसके ऊपर मेरे पास जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाहर वाली साइड पे यानी कि इसके सरफेस के बाहर मौजूद है, लेकिन अंदर से ये होलो है, अंदर इसके पास कोई भी चार्ज नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर मुझे ई डिटरमिन करना हो तो इस सिचुएशन में मैं ई किस तरीके से डिटरमिन कर सकती हूँ? ये तो हमारे पास एक सफ़ेयर आ जाता है ना, सफ़ेयर का केस। इसके अलावा कोई भी सरफेस हो, जैसे कि कोई इस तरह की हमारे पास क्लोज्ड व इरेगुलर जो सरफेस आ जाए जिसके बाहर भी प्लस पॉजिटिव चार्जेस हों लेकिन अंदर कुछ भी ना हो, अंदर से ये होलो हो, तो इस सिचुएशन में इन दोनों केसेस में जो ई है अगर हमें वो डिटरमिन करना हो तो उसे हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं? ई जो है गॉसेस लॉ के मुताबिक इस सिचुएशन में इस तरह से मालूम की जा सकती है कि हमें मालूम है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा बराबर होता है 1/ε0 इंटू चार्ज क्यू। अब देखा जाए तो हम इस होलो स्फीयर के अंदर ई फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना, यहाँ पर हमें ई फाइंड आउट करना है। अंदर तो अब हमारे पास कोई चार्ज है नहीं, तो इसका मतलब तो मैं ये ले सकती हूँ ना कि अंदर अब हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब है अंदर जो चार्ज है वो ज़ीरो है, तो हमारा जो फ्लक्स है वो खुद ब खुद ही ज़ीरो हो जाता है। अब जब हमारा फ्लक्स ज़ीरो हो गया है तो हम ई को किस तरह से डिटरमिन करें? ई को डिटरमिन करने के लिए आपको मालूम है कि जो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने फाइंड आउट की थी, तो आपने कहा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा ई ए के बराबर होता है, यानी कि ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला था, यानी ई ए कोस थीटा, और कोस थीटा अमूमन केसेस में कोस जीरो होता है, जिसकी वजह से हम लोग बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसे ई ए के इक्वल लिख सकते हैं। अब एक इक्वेशन हमारे पास लेट्स से कि ये बी है और अभी जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया जो कि जीरो हो गया है, इसे हम कह देते हैं ये ए है।
ये भी एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक सरफेस का, ये भी एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक सरफेस का। लेकिन यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हुआ है ये उस सरफेस का जीरो हुआ है जिसकी जो है सरफेस के ऊपर चार्जेस मौजूद थे लेकिन अंदर से होलो था, अंदर उसके पास कोई भी चार्ज नहीं था, जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी राइट हैंड साइड को भी तो मैं इक्वल ले सकती हूँ ना इस तरीके से। तो अगर मैं ई फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं जीरो डिवाइडेड बाय वेक्टर एरिया लिखकर इसे कह सकती हूँ कि हमारी जो ई है वो जीरो हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस हो जिसके ऊपर चार्ज मौजूद हो लेकिन अंदर से वो होलो हो, अंदर कोई भी चार्ज मौजूद ना हो, तो उस सरफेस के अंदर अगर हमें अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी हो, ई फाइंड आउट करनी हो, तो उसके अंदर जो ई है वो जीरो हो जाती है क्योंकि उसके अंदर चार्ज जीरो है। चार्ज के जीरो होने की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होने की वजह से हमारी ई जो है वो जीरो हो जाती है। तो ये जो है हमारे गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन थी कि हम ई को किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी होलो सफेयर या होलो सरफेस के अंदर जिसके बाहर तो चार्ज हो लेकिन अंदर से वो होलो हो। गॉसेस लॉ की दूसरी एप्लीकेशन ये है कि अगर हम जी अच्छा, इसमें आपने देख लिया कि अगर हमारे पास एक हॉलो स्फेयर है, हॉलो चार्ज स्फेयर है, तो किस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की है। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना एक छोटी सी गड़बड़ ये है कि इस वीडियो में जो आपको एप्लीकेशन दिखाई गई है ना उसको सॉल्व इम्प्रॉपर तरीके से किया गया है। इम्प्रॉपर तरीके का मतलब ये है कि यहाँ पे ना गॉसियन सरफेस आपको दिखाई है, पूरा प्रोसीजर जो है वो आपको नहीं दिखाया। तो पूरा प्रोसीजर हम कल देखेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको वो कॉन्सेप्ट समझाना था जो मैंने लास्ट पे डिस्कस किया था कि चार्ज जो है वो इनक्लोज होना चाहिए। अगर चार्ज इनक्लोज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये एप्लीकेशन दिखाई थी। प्रॉपर तरीके के साथ कि हम गॉसियन सरफेस लेंगे, उसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर जब वो जीरो हो जाएगा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। ये हम कल देखेंगे। ठीक है, आज हमारा यहाँ तक लेक्चर था। अब डिस्कशन टाइम है, 5 मिनट है। आप 5 मिनट में आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।